नमस्कार। भारत की आज़ादी की कहानी सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद लड़ाइयाँ, आंदोलन, है ना? पर ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये कहानी है कानूनों की, बदलते विचारों की और उन जन आंदोलनों की जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो चलिए आज इस कहानी की एक-एक परत को खोलते हैं। अक्सर इतिहास थोड़ा बोरिंग लगता है, नहीं? बस तारीखें और घटनाएं। लेकिन सोचिए, अगर हम इसे एक क्विज की तरह देखें, कुछ सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते भारत की आज़ादी की पूरी कहानी को समझें। चलिए देखते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बनी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। और हमारी कहानी की शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है उन कानूनों से, उन एक्ट से जिन्होंने धीरे धीरे भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल की नींव रखी। देखिए, ये सिर्फ कुछ साल नहीं है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और फिर 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट। हर एक कानून एक और कदम था ब्रिटिश नियंत्रण को और मजबूत करने की तरफ। ये एक तरह की कानूनी बिसात थी जो धीरे धीरे बिछाई जा रही थी और हर चाल का मकसद था पावर को एक जगह इकट्ठा करना। और हाँ, ये कानून सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, इनका असर बहुत गहरा था। रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना भ्रष्टाचार रोकने के लिए। फिर पिट्स इंडिया एक्ट ने तो कमाली कर दिया। इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया जो सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी पर नजर रखता था। और 1813 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को लगभग खत्म ही कर दिया। हाँ, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, जिनका कंट्रोल मेनली बंगाल पर था। लेकिन फिर 1833 के चार्टर एक्ट ने इस टाइटल को बदलकर कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये पावर का सेंट्रलाइजेशन था। अब एक ही इंसान के हाथ में पूरे ब्रिटिश इंडिया की सिविल और मिलिट्री पावर थी, और इस नई ताकत को संभालने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन बात सिर्फ कानूनों और सत्ता की नहीं थी। ब्रिटिश राज का असर भारतीय समाज पर भी पड़ रहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1829 में सती प्रथा को खत्म किया। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था, और हाँ, एक ऐसा कदम जिस पर आज भी काफी बहस होती है। सब कुछ एक ढर्रे पर चल रहा था, और फिर आया साल 1857। एक ऐसा मोड़, एक ऐसा विद्रोह जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने शासन की पुरानी व्यवस्था की नींव हिला दी और भारत के इतिहास को एक नई दिशा दे दी, हमेशा के लिए। तो हुआ क्या? सबसे पहले 1857 का वो महान विद्रोह। इसका नतीजा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का दी एंड, और पावर सीधे एक ट्रेडिंग कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजशाही के हाथों में चली गई। एक सीधा कनेक्शन था इन घटनाओं में। अब जब रूल बदला तो रूलर का टाइटल भी बदला। एक नया पद बनाया गया, वाइसरॉय। देखिए, गवर्नर जनरल कंपनी को रिपोर्ट करता था, लेकिन वाइसरॉय वो सीधे ब्रिटिश मोनार्क यानी राजा या रानी का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव था। ये शासन के स्ट्रक्चर में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। और इस बदलाव के बीच में एक शख्स था, लॉर्ड कैनिंग। सोचिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश क्राउन के पहले वाइसरॉय। मतलब उन्होंने एक युग को खत्म होते और दूसरे को शुरू होते हुए देखा। 1857 के बाद, हाँ, दमन तो हुआ, लेकिन उसी राख से एक नई चिंगारी भी निकली, एक नई राजनीतिक और सामाजिक चेतना की चिंगारी। अब कहानी का फोकस ब्रिटिश कंट्रोल से हटकर भारतीय प्रतिरोध पर आ जाता है। एक साल जो भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, 1885। इस साल एक ऐसे संगठन की नींव रखी गई जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की धुरी बनने वाला था। जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई 1885 में। लॉर्ड डफरिन उस वक्त वाइसराय थे और A.O. ह्यूम इसके पहले जनरल सेक्रेटरी बने। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये पहली बार था जब पूरे देश के नेता एक साथ एक मंच पर एक आवाज में बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे। पर ये जो बदलाव की लहर थी ना, वो सिर्फ मीटिंग्स तक ही सीमित नहीं थी, वो शब्दों में भी बह रही थी। जैसे गोपाल बाबा वालंकर ने विटाल विध्वंसक नाम की पत्रिका शुरू की, जो अछूतों के लिए पहली मासिक पत्रिका थी। सखाराम गणेश देओस्कर ने अपनी किताब देश शेर कथा में ब्रिटिश शोषण का पर्दाफाश किया।
और लाला लाजपत राय जैसे नेता तो मैज़ीनी, गैरीबाल्डी और शिवाजी की जीवनियां लिखकर लोगों में देशभक्ति की भावना जगा रहे थे। कलम की ताकत कमाल कर रही थी। तो विचार तैयार थे, जमीन तैयार थी। अब वक्त था इन विचारों को एक बड़े जन आंदोलन में बदलने का। ये वो दौर था जब आज़ादी की लड़ाई कागजों और बंद कमरों से निकलकर सीधे सड़कों पर आ गई। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में इसकी औपचारिक घोषणा हुई। आइडिया बहुत सिंपल था पर बेहद पावरफुल। ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करो और अपने देश में बनी चीजें अपनाओ। ये सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं थी, ये आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव का ऐलान था। फिर एक और बड़ा मोड़ आया, 1917 का चंपारण सत्याग्रह। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसने पहली बार किसानों के संघर्ष को सीधे सीधे देश की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया। इसने ये साबित कर दिया कि ये लड़ाई सिर्फ पढ़े लिखे शहरी लोगों की नहीं, बल्कि भारत के हर किसान और मजदूर की है। और संघर्ष का मतलब हमेशा सड़कों पर प्रदर्शन करना ही नहीं होता। 1930 में जब महात्मा गांधी जेल में थे, तब भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने जेल से ही सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन लिखा, जिसमें उन्होंने प्राचीन भारतीय गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये भी संघर्ष का एक तरीका था। अब हम 20वीं सदी में आ गए हैं और यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम ने जो रफ्तार पकड़ी वो देखने लायक थी। ये लड़ाई का आखिरी और सबसे तेज दौर था, जो हमें सीधे आज़ादी तक ले जाने वाला था। बस जरा देखिए कि घटनाएं कितनी तेजी से घटी। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मतलब बातचीत की कोशिश, और महज एक दशक बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गूंज रहा था। फिर 1945 में INA के ट्रायल्स हुए और 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। इन घटनाओं ने तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। तो ये जो आखिरी लड़ाई थी ना, वो कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही थी। एक तरफ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जनता को सड़कों पर ला रहा था। ये लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में हुआ था। दूसरी तरफ 1945 में INA के अधिकारियों शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लोन के ट्रायल ने पूरे देश में देशभक्ति की एक लहर दौड़ा दी। और हाँ, 1936 में बनी अखिल भारतीय किसान सभा, जिसके लीडर स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, किसानों की आवाज़ को संगठित कर रही थी। हर तरफ से दबाव बढ़ रहा था। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, भारत के भविष्य को असल में किस चीज़ ने तय किया? क्या वो कोई एक कानून था, या 1857 का विद्रोह, या फिर स्वदेशी जैसा कोई एक विचार? सच तो ये है कि भारत की आज़ादी की कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास किसी एक घटना से नहीं बनता, ये कई धागों से बुनाए कपड़ा है। पर फिर भी सोचने वाली बात है कि इन सब में से वो कौन सा एक पल था जिसने भारत के भविष्य पर सबसे गहरा असर डाला? इसका जवाब शायद हम सबको इतिहास में हमेशा ढूंढते रहना होगा।